नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से राजगीर में शुरू हो चुका है। यह प्रशिक्षण शिविर 10 जनवरी तक चलेगा। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ संयोजक, जिला अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य बिहार के 84 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। यहाँ पर शुरुआत दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है और इसके बाद जो सेशन है वो बीजेपी का 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर राजगीर में आयोजित है। और यहाँ पर आप देखिए सभी जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो प्रशिक्षण शिविर में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये प्रशिक्षण शिविर अभी से 2 दिनों तक, आज से यानी 9 और 10 तारीख को यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर होगा। और यहाँ पर देखिए खुद जो बिहार के प्रभारी है भूपेंद्र यादव, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के नागेंद्र जी, सभी लोग यहाँ पर आप देखिए तस्वीर से कि सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और विधिवत जो है वो यहाँ पर शुरुआत दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। और इसके बाद जो सेशन है वो शुरू होगा यहाँ पर। उसके बाद अलग अलग जो नेता हैं, सबसे पहला भाषण जो है वो प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ पर होगा। और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी अगले 2 दिनों तक। और यही जो कार्यकर्ता हैं वो उसके बाद मंडल स्तर तक जाएंगे और वहाँ पर कार्यकर्ताओं की भी ट्रेनिंग होगी। और देखिए आप, ये जो होटल है राजगीर का, यहाँ पर सभी लोग, सभी नेता यहाँ पर मौजूद है। और ये नेता 2 दिनों तक अब यहाँ पर रहेंगे आज से। और यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर 2 दिनों तक बीजेपी का चलेगा। तो तैयारी पूरी हो चुकी है और अभी से ये कार्यक्रम जो है वो विधिवत शुरू हो रहा है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को और पार्टी के प्रदेश के नेताओं को इस जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 राजगीर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि बीजेपी संगठन को और मजबूत कर रही है, इसलिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं। सर, क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार जो प्रशिक्षण शिविर है? आज बेसिकली प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण है। यह जो भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारी, प्रमुख नेतागण हैं, उन सबों के साथ मंडल स्तर पर जो प्रशिक्षण देना है उन विषयों पर एक विस्तृत चर्चा होगी। और उसके बाद ये सारे पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर के क्षेत्रीय प्रशिक्षण देंगे। मंडल स्तर और पर जो वहाँ से फिर नहीं, पहले क्षेत्रीय स्तर पर हमारा 28, 29, 30 को क्षेत्रीय स्तर पर अर्थात 4 जिलों का एक साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, जिसमें जिले के पदाधिकारी और जिले के प्रमुख नेतागण रहेंगे। और उसके बाद फिर मंडल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 फरवरी से 14 फरवरी के बीच भारतीय जनता पार्टी के 1099 मंडल हैं, प्रखंड से ज्यादा हैं, तमाम जगहों और उन सभी मंडलों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। विधायकों का भी प्रशिक्षण होगा? वह विधायकों का प्रशिक्षण नहीं होगा, विधायकों के साथ इस तरह का वर्ग समय आने पर जरूर लगेगा। बिल्कुल। तो संजय जायसवाल थे। अभी आज से 2 दिनों तक अब बीजेपी राजगीर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 राजगीर। संगठन विस्तार के एजेंडे के साथ जेडीयू की भी 2 दिवसीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में सीएम नीतीश भी पहुंचे हैं। इस बैठक में पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी मौजूद हैं। वहीं इस बैठक में पार्टी के संगठनात्मक स्वरूप पर भी चर्चा होने की संभावना है। आपको बता दें कि पिछले महीने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो गया था। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की ये पहली बैठक है। में कर्पूरी सभागार में जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह सहित तमाम जो प्रदेश कार्यकारिणी के महत्वपूर्ण नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो बैठक में मौजूद हैं। और बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी में बड़ा फेरबदल हो सकता है और कई सारे बड़े फैसले हो सकते हैं और खासकर संगठन को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आरसीपी सिंह पहली बार इस बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह संबोधित कर रहे हैं और नीतीश कुमार सहित जो भी बड़े नेता हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो भी विधानसभा चुनाव में जिन्हें हार मिली है वो भी यहाँ पर हैं। तमाम प्रवक्ता भी इस बैठक में मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है।
चर्चा ये भी है कि जेडीयू को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, नया कार्यकारी अध्यक्ष भी मिल सकता है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। साथ ही कई सारे ऐसे जेडीयू के हारे उम्मीदवार हैं जिन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने जेडीयू के उम्मीदवारों को हराया है। तो तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा होगी और जेडीयू नेताओं के तेवर से साफ है कि वो हर बिंदु को, हर बात को जेडीयू के जो आला कमान है उनके सामने रखेंगे। तो जाहिर सी बात है बैठक में फैसला क्या होता है, कल का एजेंडा भी आज की बैठक में तय कर लिया जाएगा। तो आज की बैठक कई मायनों में जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक है और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार एक्शन मोड में है, चाहे सरकार को लेकर हो या फिर जेडीयू संगठन को लेकर। क्या कुछ निकलकर आ सकता है सामने इस राज्य कार्यकारिणी की बैठक से, बताइए। देखिए सुकन्या, लगभग अब से 15 मिनट पहले जेडीयू कार्यकारिणी की प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है और अंदर कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में हार मिली। और अंदर से जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि माहौल अंदर काफी गर्मा गर्मी वाला है और कई सारे जो हारे उम्मीदवार हैं उन्होंने कहा है कि जो नीतीश कुमार को एड्रेस करके जो लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि गठबंधन नीचे स्तर तक नहीं था। यानी कि जिस बात की चर्चा लगातार हो रही थी कि गठबंधन को लेकर कई सारे सवाल जेडीयू नेताओं ने खड़ा किया, तो आज जब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है तो उसमें कई लोगों ने कहा कि गठबंधन नीचे स्तर पे नहीं था। कई उम्मीदवारों ने कहा कि भाजपा अलग चुनाव लड़ रही थी और बेस वोट में काफी बिखरा हुआ है, सही समय पर सही नेता प्रचार करने नहीं आए, ये भी बड़ा आरोप लगाया है हारे उम्मीदवारों ने। इसके अलावा जो एक पूर्व विधायक है उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव में हारे नहीं, हमें हराया गया है, हमें अपने लोगों ने छला है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक उम्मीदवार ने यह भी कहा कि जेडीयू को 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार रहना चाहिए, किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। बोगू सिंह ऐसा नेता है, उन्होंने कहा कि 100% जेडीयू को अगर चुनाव में आशा के उम्मीद सीटें नहीं मिले तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है। तो लगातार अंदर से जो जानकारियां मिलती जा रही है हम अपने दर्शकों को शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो लब्बलू अब यही है कि कई सारे ऐसे हारे उम्मीदवारों ने साफ साफ अपने सहयोगी पार्टियों पर आरोप लगाया है कि हमारी जो सहयोगी पार्टी है उन्होंने हमारी मदद नहीं की, जिस वजह से ऐसी स्थिति हुई। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि अंदर एक और बातें कही है अभय कुशवाहा, माफ कीजिएगा, अभय कुशवाहा ने बोला है कि मोदी तो उससे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं नारा देने वाले को भी जवाब देने की जरूरत है। यानी उन्होंने सीधा इशारा लोजपा को लेकर किया है। तो जाहिर सी बात है सुकन्या, लगातार अंदर से जो भी हमारे सोर्स है वो जानकारी दे रहे हैं और हम अपने दर्शकों तक शेयर कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। प्रदेश कार्यकारिणी में बहुत बड़े फेरबदल की भी संभावना जताई जा रही है। आने वाले समय में प्रदेश के संगठन में भी बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन उसके पहले संगठन में फेरबदल के पहले जो कल महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उसके पहले आज जो बैठक शुरू हुई है एजेंडा उसमें तय किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, आज पूरे दिन जब तक ये बैठक चलेगी आपसे जुड़ेंगे और अपडेट आपके जरिए अपने दर्शकों को लगातार हम दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। बने रहिए। लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया आनंद। समय आने पर हनीमून मनाने जाते हैं कि मांझी जी क्या क्या करते हैं कमरा में, अभी हम भी पोल खोलेंगे। बिहार की राजनीति में भाषा की मर्यादा अब टूटती जा रही है, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो, सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष के ही कोई नेता क्यों ना हो। पिछले 4 दिनों के 2 बयानों से कुछ इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं। हम आपको 2 बयान दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कुछ यही सोचेंगे। पहले दोनों बयानों को सुनिए। पहला बयान जीतन राम मांझी की, जो उन्होंने 6 जनवरी को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेकर दिया। वहीं उसी के जवाब में कल तेज प्रताप यादव ने कुछ इस तरह के भाषा का प्रयोग किया जो कई सवाल खड़े करता है। बयान सुनिए। जब आता है चाहे बाढ़ का मामला हो, चमकी बुखार का मामला हो या आज जो किसान आंदोलन का मामला हो, वो दिल्ली में जाकर के क्यों बैठ जाते हैं? नहीं बैठना चाहिए। नेता विरोधी दल के लोग हैं, दिल्ली में भी अपना काम करें, कौन रोकता है? लेकिन पटना में भी रहना चाहिए, बिहार को नहीं छोड़ना चाहिए जो कि वो छोड़ रहे हैं। और ये हम कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान के, बिहार के तीनों जो युवराज लीडर हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे क्या कहते हैं उनको चिराग पासवान हो या तेजस्वी जी हो, समय आने पर तीनों अपना कहीं हनीमून मनाने जाते हैं। देखिए मांझी जी क्या क्या करते हैं कमरा में, अभी हम भी पोल खोलेंगे। मांझी जी जो बगल में हमारा आवास है और अपने आवास में क्या क्या करते हैं हमको सब पता है। आपके सामने हम रखेंगे उनका सच्चाई।
मांझी और तेज प्रताप के बयान के बाद सियासत की शुरुआत हो चुकी है। एनडीए के नेता जहां तेज प्रताप के बयान पर मानसिक दिवालियापन बता रहे हैं, वहीं आरजेडी का कहना है कि हमें बोलेंगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। तेज प्रताप यादव जी के बयान को लेकर उनके परिवार के लोग ही सीरियस नहीं होते हैं कि तेज प्रताप यादव जी का जो बयान है वो लालू यादव के परिवार को रसातल में लेकर जा रहा है। ऐसे बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं। उनका जो पूरा चाल चरित्र और चेहरा है, जो उनकी बातचीत की शैली है और जो उनका बौद्धिक जो दिवालियापन है, वो कई अवसरों पर इसके पूर्व भी प्रदर्शित कर चुके हैं। और इसीलिए ऐसे लोग कहीं ना कहीं राजनीति में इनकी स्वीकार्यता पर सवाल खड़े करना चाहिए कि ऐसे लोग क्यों हैं। एक वरिष्ठ व्यक्ति को जो समाज में राज्य का एक पूर्व मुख्यमंत्री रहा हुआ है, उसके लिए इस तरह के शब्दों का, घटिया शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दिखाता है। और मेरा मानना है कि वो मानसिक दिवालियापन की स्थिति में है। राजनीति में जो बड़े लोग हैं उनसे पूछा जाए सवाल, जो क्या बोल रहे हैं, भाषा का मर्यादा रखते हैं या नहीं रखते हैं। जब आप वार कीजिएगा तो पलटवार कर सहने के लिए भी तैयार रहिएगा। देखिए, तो उसी हम तो पहले ही कह चुके हैं, जो अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं दरभंगा सोना लूटकांड की, जिसमें समस्तीपुर के बहादुरपुर में पुलिस ने कल रात भी बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक घर पर दबिश देकर 2 किलो से अधिक सोना बरामद किया। साथ ही 7 से 8 लाख रुपए कैश मिलने की भी खबर आ रही है। पुलिस ने आरोपी विजय और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है और दरभंगा लेकर पहुंची है। अब तक समस्तीपुर से करीब 4 किलो सोना और 15 लाख से अधिक कैश बरामद हो चुका है। हालांकि पुलिस इस पर अब तक कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन हम तक जो खबर आ रही है, अब से थोड़ी देर में दरभंगा एसएसपी बाबूराम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें इस मामले के खुलासे पर कई बात कहेंगे। भैया 2 दिनों के अंदर लूट के सामान मिलने की खबर मिल रही है। हालांकि दुकानदार को अब तक इसकी आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई। उम्मीद है कि आज इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा हो। देखते हैं दरभंगा से संवाददाता विपिन कुमार दास की यह रिपोर्ट। आज से ठीक 1 महीना पहले 9 दिसंबर को दिन दहाड़े दरभंगा के इतिहास में सबसे बड़े सोना लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और हम खड़े हैं उसी अलंकार ज्वेलर्स के दुकान के आगे में, जहां पे ये घटना को अंजाम दिया गया था। ठीक इसी वक्त हथियारबंद अपराधियों के द्वारा तांडव मचाया गया था और जिसके बाद यहां से 5 करोड़ से ऊपर ज़्यादा की रकम जो है यहां से लूट कर जो है लुटेरे फरार हो गए थे। और ये वही गली है जिसमें भागते हुए जो सीसीटीवी में जो फुटेज है, जो अभी टीवी पर दिखाया भी जा रहा है, जिसके बाद से जो है दरभंगा में जो कहे तो व्यापारियों में एक रोष था, लेकिन पुलिस पर जो विश्वास था, आखिरकार 1 महीना बीत जाने के बाद वो विश्वास कहां तक कायम हुआ है। हम खुद दुकान के जो मालिक हैं उनके साथ हैं। क्या सर पता चला है अभी तक आपको? अभी तक हमें यही पता चला कि पुलिस को कल से कामयाबी मिल रही है और माल भी मिल रहा है, अपराधी भी गिरफ्तार हुए हैं और जहां बिका वो भी दुकानदार भी गिरफ्तार हुए हैं और पैसे भी मिले हैं। लेकिन इसकी पूरी कंफर्मेशन मुझे प्रशासन के द्वारा भी नहीं मिली है, जो भी मिली है मीडिया के द्वारा खबर। सर हीरे के जो जेवरात मिले हैं उसका जो मिलान आपसे हुआ है क्या कि वही है आप ही? हमसे पीस पूछा गया था और हमने उसकी पहचान पहले भी बता दी थी प्रशासन को। वो एकदम से पहचानने लायक सामान है क्योंकि सब ब्रांडेड है, ब्रांड का मोहर है सब पर। तो क्या मतलब सीसीटीवी में जो अपराधी थे उनसे भी मिलान कराया गया आपको? बुलाया गया? नहीं, फुटेज पुलिस के पास है, वो उससे मिलाई है, हमसे मिलान नहीं कराया गया है। क्या लगता है कि आज कुछ आपके? हाँ, मुझे लगता है कि आज शाम तक प्रशासन के द्वारा हमें सब कुछ मिलान कराया जाएगा। जो हमारे पास भी जो जानकारी है, जैसे एसएसपी बाबूराम से बात हुई है, उसके अनुसार आज शाम तक जो है एसएसपी बाबूराम इस पूरे मामले का जो है उद्भेदन करेंगे। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करके जो जितने अपराधी हैं उनको भी सामने लाया जाएगा। तो ऐसे में आज संभवतः इसका खुलासा हो जाएगा कि अपराधियों ने घटना को किस तरह अंजाम दिया था। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। दरभंगा सोना लूटकांड में अब तक अलग अलग जगहों से सामान बरामद हुए, जिसमें सबसे अधिक समस्तीपुर से बरामदगी हुई है। समस्तीपुर से अब तक क्या कुछ बरामद हुआ और बाकी दूसरे जगहों से भी क्या बरामद हुआ, वो जरा अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। समस्तीपुर में कई जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई की। समस्तीपुर से अब तक 4 किलो सोना बरामद हुआ है। समस्तीपुर से 12 से 15 लाख कैश बरामद हुआ है। साथ ही समस्तीपुर से 50 पीस से अधिक हीरे भी मिले हैं।
और बेगूसराय में अब तक 400 ग्राम सोना बरामद हुआ। दरभंगा के बाद बात अब करते हैं पटना की, जहां 2 निजी बैंक से करोड़ों की फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। पटना के एग्जीबिशन रोड और बोरिंग रोड स्थित निजी बैंक से फर्जीवाड़े की खबर आ रही है और ये फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह ने करोड़ों रुपए क्लोन चेक और आरटीजीएस के माध्यम से निकाल लिए। जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बैंक के एक स्टाफ को हिरासत में लिया और पूछताछ की जा रही है। वहीं अगर इस पूरे मामले की बात करें तो गांधी मैदान और बोरिंग रोड स्थित निजी बैंक से ये निकासी हुई है। खास टीम पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि पिछले कई महीनों से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस की विशेष टीम भी बनाई गई और फिलहाल बैंक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। खबर राजधानी पटना से, जहां सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे गंगा में बालू का अवैध उत्खनन बड़े पैमाने पर जारी है। पटना और छपरा के बीच जेपी सेतु के बगल में दर्जनों नाव से हर दिन बालू का अवैध उत्खनन चल रहा है, लेकिन पुलिस और खनन विभाग आंख बंद किए हुए है। बालू के अवैध उत्खनन की तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई और संवाददाता संजय कुमार ने इसका जायजा लिया। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने एक खास पहल की शुरुआत की है। स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी। अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए, जी हां, आपके लिए देश भर से कहानियां लेकर आएंगे। कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती है और ये बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन है। ऐसा ही एक IIM ग्रेड है जो अब एक स्टार्टअप चला रहा है, जो भारतीय कृषि को सही दिशा देने के लिए रामबाण होने का दावा करता है। IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र शिवेंद्र सिंह ने 4 साल पहले दुबई में एक शानदार नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने अपने स्टार्टअप के तौर पर बार्टन ब्रीज की शुरुआत की। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड सब्जियों की खेती करता है, जिसमें मिट्टी और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता है। इंडिया में इतना प्रोडक्शन होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रीज़न है। हम अभी भी ट्रेडिशनल फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं, जहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, जैसे क्लाइमेटिक इश्यूज। हमारा आजकल नेचर चेंज हो रहा है, बारिश कभी ज़्यादा है कभी कम है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में किसानों की स्थिति कैसे सुधारी जाए। फिलहाल देश के 9 राज्यों में 17 जगह पर इस तरह की खेती कर रहे हैं। साथ ही दुबई और कतार में भी अपने स्टार्टअप चला रहे हैं। जब हमने बार्टन ब्रीज स्टार्ट किया तो ऑब्जेक्टिव यही था कि हम किसी भी तरह से इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर में उसको दूर कर पाएँ, और टेक्नोलॉजी उसका सबसे बड़ा एक सॉल्यूशन हमें दिखा जिसको हम लेकर आगे जा सकते हैं। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर बार्टन ब्रीज भारतीय कृषि में परिवर्तन लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहें नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए क्योंकि आगे दिखाएंगे जोहार झारखंड।